हेलो वेलकम एवरीवन टू एडवेंट ऑफ साइबर 2025। तो आज हम लोग डे 9 सॉल्व करने वाले हैं। अभी अभी मैंने जस्ट डे 8 सॉल्व किया था। तो जिन्होंने वीडियो देखी है पता होगा, मैंने उसमें आधा घंटा, आई थिंक उससे ज़्यादा ही टाइम उसमें वेस्ट कर दिया की ढूंढने में, जो कि एक्चुअली हमें सामने ही दी हुई थी। चलो अब उसको छोड़ो, हम लोग डे 9 के टास्क के साथ अब आगे बढ़ते हैं। विद द टाइम बिटवीन ईस्टर एंड क्रिसमस बीइंग डिस्टेबलाइज्ड, उससे पहले टाइटल तो देख लें। हाँ, आज का टाइटल क्या है? पासवर्ड्स। ओके, तो आज हम लोग पासवर्ड क्रैकिंग करेंगे। तो स्टोरी पे आते हैं वापस। विद टाइम बिटवीन ईस्टर एंड क्रिसमस बीइंग डिस्टेबलाइज्ड, the one quiet system of the TBFC began showing traces of encrypted data buried deep within their servers. Sir Garrett Payne stumbled upon a series of locked files, PDF and zip files labeled North Pole Asset List. Rumors spread that these contained fragments of Santa's master gift registry, critical information that could help Malheur control the festive balance between both worlds. तो जैसा कि हमें पता है कि ईस्टर और क्रिसमस के बीच कैसे लड़ाई चल रही है अभी। तो तो एक सिस्टम है टीबीएफसी का, उसमें कुछ ट्रेसेस दिखना शुरू हो जाते हैं इनक्रिप्टेड डेटा का। तो वहाँ पे कुछ इनक्रिप्टेड डेटा टीबीएफसी के सर्वर्स वगैरह में पड़े हुए थे। सर कैरेट बेन, जो कि हॉपसेक का सर कैरेट बेन जो कि हॉपसेक से है, उसको बहुत सारे लॉक्ड पीडीएफ एंड जिप फाइल्स मिलते हैं जिन पे पासवर्ड लगा हुआ है, जिप फाइल्स और पीडीएफ्स पे, और उन पे लिखा हुआ है नॉर्थ पोल एसेट लिस्ट। तो रूमर फैला हुआ है कि इन फ्रैगमेंट्स के अंदर क्या है, सैंटास की मास्टर गिफ्ट रजिस्ट्री है, यानी सैंटास किसको क्या गिफ्ट देने वाला है, जो कि बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू मैलहेयर कंट्रोल कर सकता है सॉकमस एंड क्रिसमस को। Sir Carrot Payne sets out to crack the encryption, learning how weak password can expose even the most guarded secrets. तो सर कैरेट बेन उन इंक्रिप्शन को क्रैक करने की कोशिश करता है, ये ये जानते हुए कि जो वीक पासवर्ड्स हैं वो बहुत आराम से क्रैक हो सकते हैं। Elves can the elves adapt fast and prevent their secrets from being discovered? क्या elves जल्दी इस चीज़ को अडेप्ट कर पाएंगे और क्या अपने सीक्रेट्स को बचा पाएंगे? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हाउ पासवर्ड बेस्ड इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स फाइल्स सच एज पीडीएफ एंड जिप आर्काइव्स। तो हम लोग ये जानेंगे कि पासवर्ड के थ्रू हमारा जो पीडीएफ एंड जिप फाइल है वो किस तरह से इंक्रिप्टेड रहता है, और क्यों, और ये भी देखेंगे कि वीक पासवर्ड से इंक्रिप्टेड फाइल्स वल्नरेबल कैसे होते हैं। How attackers use dictionary and brute force attack to recover password. Attackers dictionary and brute force attacks के थ्रू पासवर्ड कैसे रिकवर कर पाते हैं। A hands-on exercise, cracking the password of an encrypted file to reveal its contents. हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे जिसके थ्रू हम लोग एक पासवर्ड को क्रैक करेंगे एक इनक्रिप्टेड फाइल के, ताकि हम लोग उसके अंदर के कंटेंट को देख पाएँ। द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड टू डिफेंड अगेंस्ट दीज अटैक्स, और हमें स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड क्यों यूज़ करना चाहिए इन टाइप के अटैक से बचने के लिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमें याद रखने हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटेक्शन डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द पासवर्ड। शॉर्ट और कॉमन पासवर्ड में बी गेस्ड, लॉन्ग रैंडम पासवर्ड आर फार हार्डर टू ब्रेक। तो पासवर्ड की स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे जो हम लोग इंक्रिप्टेड फाइल का ये प्रोटेक्शन बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा अपने पासवर्ड पर डिपेंड करता है। अगर पासवर्ड छोटा या फिर इजीली गेस करने वाला होगा तो फिर आराम से क्रैक हो जाएगा, लेकिन अगर पासवर्ड लंबा हुआ और कुछ रैंडम हुआ तो उसे क्रैक करने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स यूज डिफरेंट एल्गोरिदम एंड की डेरिवेशन मेथड्स। For example, PDF encryption and zip encryption differ in details. How the key is derived, salt use, number of hash iterations, that affects how easily or hard cracking is. तो जो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट अल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं
टू इनक्रिप्ट द फाइल। फॉर एग्जाम्पल PDF इंक्रिप्शन और जो जिप इंक्रिप्शन होता है वो डिफरेंट होते हैं, उनकी की को डेराइव करने का तरीका अलग होता है, वो लोग किस तरह से सॉल्ट को यूज़ करते हैं वो अलग होता है, और कितने नंबर ऑफ हैश इटरेशंस होंगे ये भी उनमें डिफरेंट होती है। और ये अफेक्ट करता है कि किसी भी चीज़ को क्रैक करना कितना ईजी है या हार्ड है। मेनी कंज्यूमर टूल्स स्टिल सपोर्ट लेगेसी और वीक मोड्स, particularly old zip encryption, that makes some encrypted archives much easier to attack than modern, well-implemented schemes. तो बहुत सारे टूल्स ऐसे भी होते हैं जो कि पुराने लाइक लेगेसी मोड पे चलते हैं, जो कि काफ़ी पहले के इंक्रिप्शन एल्गोरिदम पे चल रहा है, और वैसे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स पे चल रहे हैं जो आर्काइव्स वगैरह होते हैं वो बहुत ईजिली क्रैक हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न वंस, क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारे इंक्रिप्शन मेथड्स हैं वो उससे बहुत ज़्यादा एडवांस है। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी ओनली, इट डज नॉट प्रिवेंट समवन विद एक्सेस टू द इंक्रिप्टेड फाइल फ्रॉम ट्राइंग टू गेस द पासवर्ड ऑफलाइन। इंक्रिप्ट जो अपना कोई भी फाइल अगर हम लोग इंक्रिप्टेड रखते हैं तो वो सिर्फ डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखता है, मतलब वो डेटा वो पर्टिकुलर यूज़र तब तक नहीं देख पाएगा जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेगा, लेकिन ये इस चीज़ से उसको नहीं बचा सकता कि वो उस पासवर्ड को गेस ना करे। ऑफ कोर्स अटैकर के पास अगर वो फाइल है तो वो उसको गेस करके उसको खोलने का ट्राई कर सकता है, और अगर सक्सेसफुल हो गया तो खोल भी लेगा। To make it simple, encryption makes the contents unreadable unless the correct password is known. If the password is weak, the attacker can simply try likely password until one works. तो सिंपल रखने के लिए बेसिकली इंक्रिप्शन क्या करता है, किसी भी चीज़ को अनरीडेबल रखता है, उसे इस फॉर्मेट में रखता है ताकि कोई पढ़ ना पाए जब तक उस पर करेक्ट पासवर्ड ना एंटर करो। अगर पासवर्ड वीक हुआ तो अटैकर सिंपली पासवर्ड गेस करके वो हो सकता है कि उसको सही पासवर्ड मिल जाए और वो उस कंटेंट को रीड कर ले। तो आज हमारे पास VM दिया है और हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन भी रहेगी, एज वेल एज हमारे पास ये रिमोटली कनेक्ट करने के लिए RDP भी है। तो आज हम लोग VM प्लस स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ एंड वी शुड गेट आवर स्प्लिट स्क्रीन। ओके, जब तक ये ओपन हो रहा है हम लोग अपने इसको चेक कर लेते हैं और नेक्स्ट टास्क की ओर आगे बढ़ते हैं। सो टास्क 2, हाउ अटैकर्स रिकवर वीक पासवर्ड्स। तो अटैकर्स वीक पासवर्ड को कैसे रिकवर करते हैं? अटैकर्स डोंट यूजुअली ट्राई टू ब्रेक द एन्क्रिप्शन इटसेल्फ बिकॉज दैट वुड टेक फार टू लॉन्ग with modern cryptography. Instead, they focus on guessing the password that protects the file. The two most common ways of doing this are dictionary attacks and brute force attacks, which is also called as mask attacks. Okay. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अटैकर्स हैं वो इंक्रिप्शन को ब्रेक नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वो ये नहीं देखते कि ठीक है ये पासवर्ड इंक्रिप्टेड है, अब इस इंक्रिप्शन को मैं रिवर्स करके देखता हूँ इसका क्या मतलब था। उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। जो आज के इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं उसके थ्रू अगर किसी भी इसके इंक्रिप्शन को वापस से डिक्रिप्ट करना है और विदाउट उसके की के, तो उसको करने में बहुत टाइम लग सकता है, उसमें सालों लग सकते हैं। तो अटैकर्स उसको नहीं करते। वो अटैकर क्या करते हैं, वो सिंपली ट्राई करते हैं कि ठीक है मैंने ये पर्टिकुलर पासवर्ड को लिया और देखते हैं क्या ये काम करेगा, क्या ये काम करेगा। मतलब वो ट्राई करते हैं पासवर्ड को गेस करने का। वो बहुत ही फास्ट मेथड है एज कम्पेयर टू ब्रेकिंग द इंक्रिप्शन इटसेल्फ। और इसको करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? इसके करने के दो मोस्ट कॉमन तरीके हैं। वो क्या है? डिक्शनरी अटैक एंड ब्रूट फोर्स अटैक। तो डिक्शनरी अटैक पहले देखते हैं। इन अ डिक्शनरी अटैक द अटैकर्स यूज अ प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ पोटेंशियल पासवर्ड known as a word list and tests each one until the correct password is found. These word lists often contain leaked password from previous breaches. Common substitutions like password 123, predictable combinations of names and dates, and other pattern that people frequently use. Because many users chose weak and common password, dictionary attacks are usually fast and highly effective. डिक्शनरी अटैक में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट बना देते हैं पासवर्ड का जो कि बहुत ही कॉमन पासवर्ड्स है, और उस लिस्ट को क्या बोलते हैं? वर्ड लिस्ट। तो हम लोग एक वर्ड लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर मान लो उसको एक नोटपैड फाइल मान लो, उसमें बहुत सारे पासवर्ड्स तुम्हारे लिखे हुए हैं लाइन बाय लाइन। और अब क्या करता है, ये एक स्क्रिप्ट लिखते हैं हम लोग, अब वो स्क्रिप्ट एक एक करके सारे के सारे पासवर्ड को ट्राई करते रहता है उसके ऊपर, और जैसे ही एक कोई ना कोई पासवर्ड उस पर काम कर जाता है वो फाइल ओपन हो जाती है।
और अगर इन केस अगर उस वर्ड लिस्ट में ज़रूरी नहीं कि वो पासवर्ड हो ही, तो अगर मान लो तुम्हारा पासवर्ड लंबा है या रैंडम हुआ, तो उस केस में तुम्हारे वर्ड लिस्ट में उसके पासवर्ड के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे केसेस में हो सकता है कि उस पूरे वर्ड लिस्ट रन आउट हो जाए और तो उसको वो पासवर्ड मिले भी ना। तो इसलिए हमें पासवर्ड को थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखना चाहिए। Mask attacks. Brute force and mask attacks go one step further. A brute force attack systematically tries every possible combination of characters until it finds the right one. While this guarantees success, eventually the time it takes grows exponentially with the length of complexity of the password. Okay. तो brute force attack में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग एक मास्क बना देते हैं। मास्क में आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। बस बेसिकली मान लो यहाँ पे कि हम लोग सारे कैरेक्टर्स को ट्राई करते हैं। वी विल ट्राई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वैसे आगे बढ़ते रहेंगे, करते जाएंगे, जनरेट करते जाएंगे हम लोग लेटर्स, जब तक हम लोग उस पर्टिकुलर पासवर्ड तक ना पहुँच जाए। अब ये देखो, इसमें गारंटीड तो है कि पासवर्ड क्रैक हो जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी तुम उस पासवर्ड को बना ही लोगे फॉर्म करते हुए, लेकिन उसको बनाने में बहुत टाइम लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पासवर्ड की लेंथ 8 9 या 10 डिजिट्स भी होती है, तो इस ब्रूट मास्क अटैक्स की मदद से, जो यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक भी लिखा हुआ है, तो उस पासवर्ड तक पहुँचने में बहुत टाइम लग सकता है अगर तुम्हारा मास्क ज़्यादा अच्छा है नहीं है तो। यहाँ पे लिखा द टाइम इट टेक्स ग्रोस एक्सपोनेंशियली विथ लेंथ। जैसे जैसे तुम्हारा लेंथ बढ़ेगा, टाइम भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। अगर सिर्फ तुम्हारे नंबर्स भी हुए तो एक लेंथ बढ़ाने पे तुम्हारा टाइम 10 गुना बढ़ सकता है। मास्क अटैक्स एम टू रिड्यूस दैट टाइम बाय लिमिटिंग गेजिंग टू अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो मास्क अटैक्स क्या करता है? मास्क अटैक्स बेसिकली ब्रूट फोर्स का थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। इसमें हम लोग एक मास्क बना लेते हैं। मास्क यानी, लेट से मैं यहाँ पे अगर बताने की कोशिश करूँ, लेट मी ओपन ए नोटपैड, और यहाँ पे मान लो कि मुझे पता है मैं जिसका पासवर्ड क्रैक करना चाह रहा हूँ उसका पहला लेटर एम है। मुझे उसका दूसरा पासवर्ड का लेटर नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जो तीसरा पोजीशन है यहाँ कोई ना कोई नंबर है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे नहीं पता है क्या चीज़ है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पता है कि ठीक है, यहाँ पे या तो ए था नहीं तो एन था, मुझे इतना पता है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ नहीं पता क्या है, फिर उसके बाद मुझे यहाँ नहीं पता क्या है। तो इससे क्या हुआ, अब मुझे सब कुछ जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स, नंबर सब कुछ लाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे तो एम फिक्स हो गया। यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है, ए और एन, तो या तो ए होगा नहीं तो एन होगा। तो वहाँ पे अपनी बहुत ज़्यादा टाइम बच गया। यहाँ पे हमें और कुछ ट्राई करने का ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल कुछ लगाने का ज़रूरत नहीं है। हमें पता है यहाँ पे या तो 0 से लेकर 9 के बीच में ही कुछ होना है, क्योंकि एक नंबर था। तो इसको मास्क बोलते हैं। By narrowing the search space, mask attack strikes a balance between speed and thoroughness, especially when the attacker has some idea of how the password might be structured. तो मास्क क्या करता है, अपने सर्च स्पेस को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग स्पीड भी बना के रख सकते हैं और अपने सक्सेस चांस को भी बना के रख सकते हैं। अब पर ये सिर्फ तभी काम करता है जब अटैकर को पता हो कि पासवर्ड किस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है। प्रैक्टिकल टिप्स अटैकर्स यूज एंड डिफेंडर शुड नो अबाउट। ओके, तो अटैकर्स कौन कौन से टिप्स यूज़ करते हैं और हमें भी पता होना चाहिए, क्योंकि ताकि हम उससे बच सकें। अटैकर विथ अ स्टार्ट विथ अ वर्ड लिस्ट। तो कॉमन लिस्ट rockyu.txt, कॉमन password.txt, ये लिनक्स मशीन अगर किसी ने डाउनलोड किया होगा, काली लिनक्स वगैरह, तो उन वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सब txt फाइल्स मिलते हैं हमें। ये बहुत ही कॉमन वर्ड लिस्ट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कॉमन पासवर्ड्स हमें मिल जाते हैं। इफ़ द वर्ड लिस्ट फेल्स, मूव टू टारगेटेड वर्ड लिस्ट, कंपनी नेम्स, प्रोजेक्ट नेम्स और डेटा फ्रॉम द टारगेट। अगर ये ऊपर वाली ये कॉमन वर्ड लिस्ट वगैरह फेल हो जाते हैं तो टारगेटेड वर्ड लिस्ट पे देखो, कंपनी के नेम्स हो सकते हैं कि किसी ने अपनी कंपनी के नेम पे पासवर्ड रखा हो, या तो किसी प्रोजेक्ट नेम पे रखा हो, या तो
टारगेट के बारे में हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, क्या पता उसमें से किसी वर्ड पे पासवर्ड बना हुआ हो। अगर वो भी फेल हो जाता है तो ट्राई करो मास्किंग का, मास्किंग या फिर इंक्रीमेंटल अटैक्स ऑन शॉर्ट पासवर्ड। इसमें क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि अटैकर को पता है कि पासवर्ड की लेंथ 5 डिजिट की है और उसमें से पहले 3 लेटर है और दूसरे 2 डिजिट्स है। तो इसको इस तरह से देखो मास्क बना दिया है इसने। क्वेश्चन मार्क एल मतलब लेटर, क्वेश्चन मार्क एल, क्वेश्चन मार्क एल, क्वेश्चन मार्क डी, क्वेश्चन मार्क डी, यानी 3 लोअर केस लेटर्स प्लस 2 डिजिट्स। तो अब जब ये जनरेट होगा, ये ब्रूट फोर्स होगा, तो इन 2 पोजीशंस पे हमेशा नंबर्स आएंगे, इन 3 पे हमेशा स्मॉलर केस में अल्फाबेट्स आएंगे। विच इज यूज्ड एज पासवर्ड मास्क फॉर्मेट बाय पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स। ओके, तो इससे क्या होगा कि अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा इसको क्रैक करने के लिए। यूज जीपीयू एक्सेलरेटेड क्रैकिंग व्हेन पॉसिबल, इट्स ड्रामेटिकली स्पीड अप अटैक्स फॉर सम एल्गोरिथम्स। तो जीपीयू वगैरह लोग जानते होंगे, गेमिंग के लिए तो यूज़ करते ही हैं, सबको पता होगा, बट इन कामों के लिए भी यूज़ होता है क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक्स बहुत ज़्यादा टाइम ले सकते हैं क्रैक होने में। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन से जल्दी जल्दी ज़्यादा पासवर्ड्स ट्राई हो सके, इसलिए जीपीयू यूज़ करते हैं ये लोग। Keep an eye on resource use. Cracking is GPU CPU intensive, can behavior that behavior can be detected on the monitored endpoint. Okay. तो हमेशा अपने सिस्टम के ये रिसोर्सेज को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। कई बार होता है कि अपना जीपीयू सीपीयू हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी अचानक से बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है किसी अटैकर ने हमारे सिस्टम पे किसी तरह से एक्सेस ले रखा है और हमारे सिस्टम पे चीज़ों को डिक्रिप्ट करने का ट्राई कर रहा है। एक्सरसाइज, यू विल फाइंड द फाइल्स फॉर दिस सेक्शन इन द डेस्कटॉप डायरेक्टरी ऑफ द मशीन। तो ठीक है, हमारे पास डेस्कटॉप डायरेक्टरी के यहाँ हम लोग डेस्कटॉप पे हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, टर्मिनल के थ्रू सीडी डेस्कटॉप पे जाना है और हमारे पास 2 फाइल दिए हैं, flag.pdf, flag.zip। ओके ठीक है, तो ये हमारे पास ये 2 फाइल दिए हैं, ये दोनों लॉक्ड फाइल है आई थिंक, और इन्हें हमें क्रैक करना है। अगर मैं इसे ओपन करने का ट्राई करूँ तो यहाँ पे देखो पासवर्ड मांग रहा है, तो हमें इसे क्रैक करना होगा इनको। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल में आ जाता हूँ एंड लेट्स गो टू डेस्कटॉप। हाँ, डेस्कटॉप, माय बैड, कैपिटल डी रखना होगा इसको। सही है, क्लियर। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइल टाइप को कंफर्म करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ दिया तो है flag.pdf पर वो pdf हो ही ना, zip फाइल हो, और इन्होंने बस छुपाने के लिए उसको .pdf लगा दिया ताकि उनको लगे कि अटैकर pdf समझ के खोलने का ट्राई करेगा पर कुछ होगा नहीं तो उसको छोड़ देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइल टाइप को कंफर्म करने के लिए हमें करना है फाइल flag.pdf। ये हमें उस फाइल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि एक्चुअली उसका फाइल टाइप है क्या। तो यहाँ दिख रहा है कि flag.pdf इज एक्चुअली अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऑफ वर्जन 1.7। तो ये कंफर्म है कि हमारा जो एक्सटेंशन दिया है .pdf वो करेक्ट है, एक्सटेंशन इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, इट इज़ अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट। और इसमें कितने पेजेस हैं ये भी दिख रहा है, 1 पेज का है ये। अब दूसरा हम लोग ये जिप फाइल का देखते हैं, flag.zip। तो ये देख रहे हो जिप आर्काइव डेटा, यानी कि ये भी एक जिप फाइल है, ये भी करेक्ट है। और ये एटलीस्ट वर्जन 2.0 मतलब वर्जन 2.0 पे है। एंड कंप्रेशन मेथड इसने कौन सा यूज़ किया है, AES एनक्रिप्टेड। ओके, तो ये AES एल्गोरिदम के थ्रू एनक्रिप्ट किया हुआ है। इफ़ इट्स अ PDF प्रोसीड विद द PDF टूल्स, इफ इट्स अ जिप प्रोसीड विद द जिप टूल्स। तो अगर PDF है तो PDF टूल्स के साथ प्रोसीड करना है और जिप है तो जिप टूल्स के साथ हम लोग क्रैक करने को प्रोसीड कर सकते हैं इसको। तो टूल्स टू यूज़, तो हमें फाइल टाइप के बेसिस पे हमें यहाँ पे कोई ना कोई एक टूल चूज़ करना है। तो PDF के लिए यहाँ पे कुछ टूल्स मेंशन है, PDF क्रैक, जॉन, और यहाँ पे एक और है PDF टू जॉन। जिप यहाँ पे क्या है, F क्रैक जिप, जॉन, एंड इसका भी एक अल्टरनेटिव है बेसिकली जिप टू जॉन, एंड जनरल जॉन वेरी फ्लेक्सिबल एंड हैशकैट। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर फाइल टाइप के बेसिस पे देखा जाए तो
जनरल पे क्या है, जॉन एंड हैशकैट। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, हमें एक्सटेंशन के बेसिस पे भी दिया हुआ है और जनरल बेसिस पे भी दिया हुआ है। यानी अगर पीडीएफ फाइल है तो उनके लिए हम लोग इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिप फाइल है तो उनको क्रैक करने के लिए इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर इन जनरल कोई फाइल है जिसके बारे में हमें नहीं पता या फिर जो पीडीएफ या जिप नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ट्राई अ डिक्शनरी अटैक फर्स्ट, फास्ट ऑफन सक्सेसफुल। तो सबसे पहले हम लोग एक डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करके देखते हैं। तो पीडीएफ पे हम लोग सबसे पहले ट्राई करते हैं, तो वी विल ट्राई पीडीएफ क्रैक। तो मैं पीडीएफ क्रैक यूज़ करता हूँ यहाँ पे ऑन flag.pdf। और वर्ड लिस्ट -w से क्या होता है, हमें वर्ड लिस्ट मेंशन करना है कि कौन से वर्ड लिस्ट को रन करें ब्रूट फोर्स अटैक के लिए। तो यहाँ पे मैं वर्ड लिस्ट मेंशन कर देता हूँ, वर्ड लिस्ट rockq.txt। तो मैंने वर्ड लिस्ट यहाँ पे लगा दिया है। एंड अब जब इसको रन करेंगे तो ये इस सारे पासवर्ड्स को ट्राई करके बता देना चाहिए कि कौन सा वाला पासवर्ड काम कर रहा है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ ताकि पूरा दिखाइए। एंड ठीक है, अभी मैं पूरा इसको देख नहीं पा रहा। ओके, यहाँ पे एक्चुअली आधा पार्ट यहाँ पे, गॉट इट। पीडीएफ वर्जन 1.7 सिक्योरिटी हैंडलर स्टैंडर्ड v2 लेंथ 128 एनक्रिप्टेड मेटा डेटा 2 फाइल आईडी इज दिस, फाउंड यूजर पासवर्ड नॉट इन लिस्ट। ओके, तो हमें पासवर्ड मिल गया यहाँ पे, ये बहुत जल्दी मिल गया, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये देखो यहाँ पासवर्ड लेंथ तो अच्छा खासा है। पासवर्ड लेंथ कितना है, 7 8 9 10 11 लेंथ का पासवर्ड है। अगर ऐसे क्रैक करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये इजीली क्रैकेबल पासवर्ड था, बहुत ही कॉमन पासवर्ड था, तो इजीली मिल गया हमें। तो अब इसे ओपन करके देखते हैं नॉटी लिस्ट को। यहाँ पे पीडीएफ अगर मैं इस पर डालूँ नॉटी लिस्ट, ये देखो ओपन हो गया और अपना फ्लैग भी है यहाँ पे। तो मैं फ्लैग को कॉपी कर लेता हूँ अभी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रिएट अ हैश दैट जॉन कैन अंडरस्टैंड। तो अब जिप फाइल को हमें क्रैक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा जो flag.zip है उसका हमें जिप हैश निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जिप टू जॉन टूल को यूज़ करेंगे। अपने जिप टू जॉन टूल क्या करता है, अपना जो भी इनक्रिप्टेड जिप फाइल है उसमें जो भी उसका पासवर्ड का हैश होगा जो उसके अंदर स्टोर है, वो पासवर्ड का हैश निकाल के हमें इस txt फाइल में दे देगा, ताकि हम लोग इस txt फाइल में जो हैश है उसको यूज़ कर सकें टू क्रैक आवर ओरिजिनल जिप फाइल। तो यहाँ पे कर देते हैं जिप टू जॉन। अब पहले मुझे डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। जिप टू जॉन, मुझे इस पे पास करना अपना flag.zip और मुझे इसका हैश निकाल के दे दो इन zip के अंदर। तो ये करना चाहिए। अगर मैं अब इसको कैट करने का ट्राई करूँ zip-txt, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अपना हैश आ रहा है। ये जो है ये पर्टिकुलर थिंग इज आर हैश। अब हमें क्या करना है, अब हमें जॉन को यूज़ करना है ताकि जॉन इस हैश को क्रैक कर सके। तो हम लोग जॉन को बोलेंगे यूज़ दिस वर्ड लिस्ट, इस पर्टिकुलर वर्ड लिस्ट को लो जो कहाँ पे है, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट /rockq.txt, और इसके बाद कौन से हैश को क्रैक करना है। तो हमारा हैश है हमारे zip-txt में। एंटर करते हैं।
एंड ओके, इससे कोई ऐसा वर्ड लिस्ट मिला नहीं। मैंने पाथ गलत लिखा है क्या? यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, ओके मैंने वर्ड लिस्ट लिख दिया है। इट इज़ वर्ड लिस्ट्स, एंटर एंड इट्स डू इट। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे विंटर फॉर एवर हमें यहाँ पे पासवर्ड मिल चुका है अपना जॉन के थ्रू, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब अपने फाइल को ओपन करके देखते हैं। flag.zip, यहाँ पे देख सकते हैं flag.txt है। लेट्स ओपन इट। इसको पासवर्ड मांगना चाहिए यहाँ पे। ओके, आई थिंक ये डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, तो मैं पहले एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट इन डेस्कटॉप पासवर्ड, ठीक है, पेस्ट, ओके, एक्सट्रैक्टिंग, शो द फाइल्स। यहाँ पे flag.txt है। लेट्स ओपन इट। और यहाँ पे हमें जिप की भी फ्लैग मिल चुकी है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। पिन, ओके। डिटेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स एंड टेलीमेट्री। Offline cracking does not hit logging services, so lockouts and failed login dashboards stay quiet. We can detect the work where it runs on endpoints and jump boxes. The important signals to monitor include the following. Okay. जो ऑफलाइन क्रैकिंग है वो हमेशा लॉगिन सर्विसेज को हिट नहीं करती, क्योंकि ऑफलाइन क्रैकिंग में क्या होता है, हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती है, जो भी फाइल्स वगैरह होते हैं हमारे सिस्टम पे होते हैं, तो हमें किसी दूसरे सर्विसेज पे ऐसे कोई रिक्वेस्ट वगैरह भेजना नहीं पड़ता है। उससे क्या होता है कि जो भी हो रहा होता है अपने सिस्टम पे हो रहा होता है और वो बहुत फास्ट होती है। इसको बोलते हैं ऑफलाइन क्रैकिंग। सो लॉकआउट्स एंड फेल्ड लॉगिन डैशबोर्ड स्टे क्वाइट। तो ऐसे फेल्ड लॉगिन अगर कहीं होता है, कहीं तुम दूसरे प्लेटफॉर्म पे करो फेल्ड लॉगिन्स, तो 2 दिन के बाद वो क्या करता है, तुम्हें लॉकआउट कर देता है। तो यहाँ पे जो है ऑफलाइन क्रैकिंग में ऐसा कोई सीन नहीं होता। We can detect the work where it runs on endpoints and jump boxes. The important signals to monitor include process creation. Password cracking has a small set of well-known binaries and common patterns that we can look for. A mix of process events, file activity, GPU signals, network touches tied to tooling and word list. Our goal is to make the activity obvious without drowning in noise. Okay. तो ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहा है कि लेट से कोई अटैकर अपने सिस्टम के ऊपर ऑफलाइन क्रैकिंग करने का ट्राई कर रहा है। फॉर एग्जांपल लेट से कि अगर वो खुद के सिस्टम पे बैठ के हमारे सिस्टम पे अगर ऑनलाइन क्रैकिंग करेगा तो उससे बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में क्या करता है, वो हमारे सिस्टम पे एक्सेस लेके हमारे ही सिस्टम के अंदर एक स्क्रिप्ट रन कर देता है जो हमारे सिस्टम की फाइल को क्रैक करे और हमें और उसको उसके बारे में बता दे कि इसका पासवर्ड क्या है, ताकि वो बाद में उस फाइल को ओपन कर सके। अब इस चीज़ में क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई पासवर्ड क्रैकिंग टूल रन होती है तो वो कुछ ना कुछ इवेंट्स करता है, कोई ना कोई फाइल एक्टिविटी होती होगी, ऑफ कोर्स जीपीयू को यूज़ करता होगा, तो जीपीयू पे भी कुछ चेंजेस मिलते होंगे हमें, या तो कहीं ना कहीं नेटवर्क के साथ भी वो कहीं कांटेक्ट कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारा गोल क्या है कि मेक द एक्टिविटी ऑब्वियस विदाउट ड्राउनिंग इन नॉइज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारी जो एक्टिविटी है वो चीज़ें वो बहुत ही ऑब्वियस हो जाती हैं कि कोई ना कोई हमारे सिस्टम पे कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइनरी एंड एलियासेस। यहाँ पे ये सारे जो टूल हैं, अगर ये ऐसे कोई रन हो रहा है तो मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कहीं कोई कुछ करने की ट्राई कर रहा है, कहीं कोई कुछ क्रैक करने का ट्राई कर रहा है। बिकॉज ऐसे टूल्स लाइक पीडीएफ क्रैक या जॉन, अगर कोई ऐसा प्रोग्रेसेस रन हो रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ दिक्कत है। फिर उसके बाद कमांड लाइन ट्रेड्स, डैश डैश वर्ड लिस्ट डैश डब्ल्यू डैश रूल्स डैश डैश मास्क डैश A3 डैश M इन हैशकैट रेफरेंस टू docu.txt।
तो ये सारी चीज़ें जो है कमांड लाइंस में, लेट से कोई ऐसा कमांड रन हो रहा है जिसमें वर्ड लिस्ट या डैश डब्ल्यू ऐसा कुछ मेंशन है, रूल्स, मास्क या फिर हैशकैट या तो rocu.txt, अगर ऐसा कुछ मेंशन हो रहा है वहाँ पे, इसका मतलब देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, वहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि कोई ना कोई अपने सिस्टम पे पासवर्ड क्रैकिंग अभी चल रही है। तीसरा, पॉट फाइल्स एंड स्टेट। तो यहाँ पे पॉट फाइल्स के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगर लेट्स से कि हमारे होम डायरेक्टरी में ऐसे कोई john/john.port, या आई थिंक जब जॉन क्रैकिंग कर रहा होता है तब ये ऐसे पॉट फाइल्स बना देता है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई पॉट फाइल्स वगैरह है तो इसका मतलब भी है कि हमारे सिस्टम पे हो सकता है कोई क्रैकिंग हुई हो। It's worth noting that the Windows system sysmon event ID1 captures process creation with full command line properties, while on Linux, audit, t, execv और EDR sensor captured binaries and arguments. Okay. तो जो अपने विंडोज सिस्टम है, अगर उस पर हमने सिस्मॉन पे काम किया था लाइक कुछ डेज पहले, तो सिस्मॉन में जो इवेंट आईडी होती है, ओके आई थिंक हमने सिस्मॉन को एग्जैक्टली वहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, बट हमने उसे थोड़े से देखा था। उसमें हमारा एक कॉलम था इवेंट आईडी। अगर वहाँ पे देखें तो इवेंट आईडी जो अपना 1 होता है वो कैप्चर किसको करता है, प्रोसेस क्रिएशन को, और उस प्रोसेस क्रिएशन के साथ उस प्रोसेस को रन करने के लिए कौन सी कमांड लाइन को यूज़ किया गया वो भी हमें बताता है, कौन से कमांड के थ्रू वो प्रोसेस रन हुआ है। जबकि लिनक्स पे टूल्स जैसे कि ऑडिट टी, execve या EDR सेंसर्स को यूज़ किया जाता है बाइनरीज और आर्ग्यूमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, ताकि हम लोग पता लगा सकें कि कौन से प्रोसेस पे कौन से आर्ग्यूमेंट्स रन हो रहे हैं और क्या वो कहीं मलिशियस तो नहीं है। GPU and resource artifacts. GPU cracking is loud. Sudden high utilization on hosts can be picked up and would need to be investigated. अब ऑफ कोर्स कोई गेमिंग करता है तो क्या होता है, उसके जो लैपटॉप के फैन से बहुत फास्ट रन होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि GPU बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ऐसे में अगर GPU क्रैकिंग कोई कर रहा है तुम्हारे सिस्टम पे तो ऑफकोर्स तुम्हारा GPU एक्टिव हो जाएगा, हीटअप होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे फैंस बहुत फास्ट हो जाएंगे। ऐसे में तुम्हारे लैपटॉप पे ऑफकोर्स तुम्हें लगेगा कि कोई ना कोई बहुत ज़्यादा हैवी टास्क तो चल रहा है। NVIDIA SMI shows long running processes named Hascat और John. NVIDIA SMI एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हमारे GPU पे लंबे समय से कौन से टूल्स रन हो रहे हैं। अगर Hascat या John जैसा कोई टूल यूज़ हो रहा है मतलब हमारे ये GPUs के थ्रू कोई क्रैकिंग कर रहा है। हाई स्टडी GPU यूटिलाइजेशन एंड पावर ड्रॉ वाइल द फैन कर्व स्पाइक्स। अगर बहुत ही हाई GPU यूटिलाइजेशन हो रहा है और या GPU बहुत ज़्यादा पावर ले रहा है तो ऐसे में क्या होता है, अपना फ़ैन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। लाइब्रेरीज लोडेड, NVCuda.dll, OpenCLL DLL एंड यहाँ पे कुछ SO एंड DLL फाइल्स और दिए हुए हैं। अगर ये पर्टिकुलर लाइब्रेरीज अगर लोडेड हैं तो देयर इज अ चांस कि अपना GPU यूज़ हो रहा है अभी। नेटवर्क हिंट्स लाइट बट यूजफुल। ओके, तो यहाँ पे कुछ नेटवर्क हिंट्स भी है जहाँ पे हम लोग नेटवर्क को भी एज अ हिंट मान सकते हैं कि हमारे सिस्टम पे कोई क्रैकिंग हो रही है। इस पे ज़्यादा हमें हर बार हिंट नहीं मिलता, लेकिन कई बार ये काम कर जाता है। ऑफलाइन क्रैकिंग डज नॉट नीड नेटवर्क वंस वर्ड लिस्ट आर प्रेजेंट, येट मोस्ट ऑपरेटर्स फेच लिस्ट एंड टूल्स फर्स्ट। अब ऑफलाइन क्रैकिंग में अब हमें नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑफकोर्स, क्योंकि हम लोग कोई ऑनलाइन रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हैं, हम लोग अपने सिस्टम पे ही क्रैकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क की ज़रूरत हमें सिर्फ पहले के स्टेजेस में पड़ती है जहाँ पे हम लोग अपने विक्टिम के मशीन पे अब जो भी वर्ड लिस्ट वगैरह है वो भेजते हैं और जो टूल्स वगैरह है वो भेजते हैं, ताकि एटलीस्ट वहाँ पे उसको कॉल करके रन करना शुरू कर सकें। तो सिर्फ नेटवर्क का काम यहाँ तक होता है। डाउनलोड्स ऑफ लार्ज टेक्स्ट फाइल्स नेम rocu.txt और गिट क्लोन्स ऑफ पॉपुलर वर्ड लिस्ट रेपोज। अगर तुम्हारे सिस्टम पे ऐसे फाइल्स जैसे rocu.txt या बहुत ही पॉपुलर वर्ड लिस्ट के रेपोजिटरीज वगैरह तुम्हें पड़े हुए हैं या फिर तुम्हारे रिकॉर्ड्स में दिख रहे हैं, तो देयर इज अ चांस कि किसी अटैकर ने उसे तुम्हारे सिस्टम पे डाला है। पैकेज इंस्टॉल्स, फॉर एग्जांपल ऐप इंस्टॉल जॉन एंड हैशकैट डिटेक्टेड बाय EDR पैकेज टेलीमेट्री। अगर तुम्हारे सिस्टम पे ऐसे पैकेजेस या जॉन या और हैशकैट अगर तुम्हें दिख रहे हैं तुम्हारे सिस्टम पे, तो
देयर इज अ चांस कि अटैकर ने उसे इंस्टॉल किया हो। टूल अपडेट्स एंड ड्राइवर फैचेस फॉर जीपीयू रन टाइम्स। और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि टूल अपडेट्स एंड ड्राइवर फैचेस फॉर जीपी। ओके, हो सकता है अटैकर ने जीपीयू के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखने का ट्राई किया हो कि कौन सा जीपीयू है इसका, या तो कितने देर से रन हो रहा है, ये सारी चीज़ें के लिए भी अगर वो नेटवर्क यूज़ करता है तो हम लोग देख सकते हैं कि किस टाइप के नेटवर्क रिक्वेस्ट हमें हमारे कंप्यूटर पे आए हैं। और अगर ऐसे कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट हुए हैं हमारे ऊपर तो हम लोग समझ सकते हैं कि कोई अटैकर हो सकता है ये कर रहा हो। अनयूजुअल फाइल रीड्स। रिपीटेड रीड्स ऑफ फाइल्स सच एज वर्ड लिस्ट और एन्क्रिप्टेड फाइल्स वुड नीड एनालिसिस। अगर तुम्हारे सिस्टम पे बहुत ज़्यादा रिपीटेड किसी एक ही फाइल को रीड करने का ट्राई किया जा रहा है और वो या तो कोई वर्ड लिस्ट है या तो कोई इनक्रिप्टेड फाइल है, इस केस में एक साइन हो सकता है ब्रूट फोर्स अटैक का। डिटेक्शंस। बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिटेक्शन रूल्स एंड हंटिंग क्वेरीज वी कैन पुट टू दोज अक्रॉस वेरियस इन्वायरमेंट्स। तो यहाँ नीचे कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं डिटेक्शन रूल्स के और हंटिंग क्वेरीज के जो हम लोग अलग अलग एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सिस्मॉन। तो सिस्मॉन हमारे विंडोज़ पे होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस नेम इज इक्वल टू सी प्रोग्राम फाइल्स जॉन डॉट टी और प्रोसेस नेम इज इक्वल टू हैशकैट डॉट ई और कमांड लाइन इज इक्वल टू pdf टू जॉन डॉट pl और कमांड लाइन इज इक्वल टू zip डॉट son। तो अगर सिस्मॉन के ऊपर हम लोग एक क्वेरी रन कर दें तो हमें अगर इनमें से कोई टूल यूज़ हो रहा होगा तो उसके बारे में हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सिस्मॉन के थ्रू। अगर लिनक्स पे है तो लिनक्स पे ये कमांड्स है, इसके थ्रू हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि क्या जॉन या हैशकैट हमारे सिस्टम पे अभी रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सिग्मा स्टाइल रूल विंडोज प्रोसेस क्रिएट फॉर क्रैकिंग टूल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिग्मा स्टाइल रूल एक दिया हुआ है जो विंडोज प्रोसेस क्रिएट करता है क्रैकिंग टूल्स के लिए। तो ये क्या है, टाइटल प्रोसेस पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स एग्जीक्यूशन। आईडी, यहाँ पे एक आईडी दिया हुआ है यूयूआईडी में। स्टाटस एक्सपेरिमेंटल, लॉग सोर्स, प्रोडक्ट, विंडोज, कैटेगरी, प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस क्रिएशन है तो ऑफकोर्स का ये आईडी क्या होगा, 1 होगा इवेंट आईडी। डिटेक्शन, सिलेक्शन नेम, इमेज एंड्स विथ john.exe, hascat.exe, fcrackzip.exe, pdfcrack.exe, 7g.exe, qpdf.exe. Selection CMD, command line contains word list, docu.txt, zip to John, pdf to John, mask, a3, condition, select name और select CMD, level medium। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विंडोज़ में हम लोग एक रूल बना रहे हैं जो ये देख रहा है कि कहीं भी अगर तुम्हें ऐसा कोई प्रोसेस नेम दिखे जिसके जो ऐसे में कभी एंड हो रहा है, इन नाम के साथ एंड हो रहा है, या तो उसको जो रन करने के लिए जो कमांड लाइंस को यूज़ किया गया है, जो कमांड्स का यूज़ किया गया है, अगर उन कमांड्स में ऐसा कुछ दिख रहा है तो फिर तुरंत उसको अलर्ट कर दो, लाइक लेवल मीडियम अलर्ट एक सेंड कर दो कि तुम्हारे सिस्टम पे कुछ ना कुछ मलिशियस चल रहा है। Response playbook. As security analysis in Wearville, it is important to have a playbook to follow when such incidents occur. The immediate action to take are ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी एनालिसिस्ट एंड वेयरविल, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी एनालिसिस्ट काम कर रहे हैं वेयरविल के, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ प्ले बुक टू फॉलो व्हेन सच इंसिडेंट्स अकर। तो यहाँ पे हमें एक प्ले बुक दिया गया है कि अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए। तो इमीडिएट एक्शंस टू टेक आर, अगर ऐसा कुछ होता है हमारे सिस्टम पे तो इमीडिएट एक्शंस हम लोग क्या ले सकते हैं। आइसोलेट द होस्ट इफ मलिशियस एक्टिविटीज डिटेक्टेड इफ इट इज़ अ लैब टैग और सप्रेस। अगर हमारे सिस्टम पे कोई ऐसा मलिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट होता है तो तुरंत उसको आइसोलेट कर दो। लाइक अगर कोई नेटवर्क से कनेक्टेड है तो तुरंत उसको नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दो, इंटरनेट ऑफ कर दो। ऐसे कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं तो उसको क्लोज कर दो। कैप्चर ट्राइज आर्टिफैक्ट्स सच एज प्रोसेस लिस्ट, प्रोसेस मेमोरी डंप, NVIDIA SMI सैम्पल आउटपुट, ओपन फाइल्स एंड द इंक्रिप्टेड फाइल्स। तो जितने भी अपने प्रोसेस लिस्ट है, जो भी अपने मेमोरी के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, या तो NVIDIA SMI की जो भी रिपोर्ट हमें मिल रही है और जो इंक्रिप्टेड फाइल्स को एक्सेस करने का ट्राई हो रहा है, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको एनालाइज करना पड़ता है हमें यहाँ पे।
प्रिजर्व द वर्किंग डायरेक्टरी, वर्ड लिस्ट, हैश फाइल्स एंड सेल हिस्ट्री। जो भी अपन यहाँ पे जो वर्किंग डायरेक्टरी है, वर्ड लिस्ट, हैश फाइल्स और सेल हिस्ट्री, उसको प्रिजर्व करके रख लेना चाहिए ताकि उसको हम लोग बाद में एनालाइज करें। रिव्यू विच फाइल्स वर डिक्रिप्टेड, सर्च फॉर फॉलो ऑन एक्सेस, लैटरल मूवमेंट और एक्सफिल्ट्रेशन। हर फाइल को रिव्यू करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि हम लोगों ने ऊपर इन्फॉर्मेशन को क्योंकि प्रिजर्व किया हुआ था, हम लोग चेक कर सकते हैं कौन कौन फाइल्स एक्चुअली में डिक्रिप्ट हुए थे, कौन कौन फाइल्स डिक्रिप्ट अभी हो ही रहे थे। Identify the origin and intent of the activity. Was this authorized? If not, escalate to the IR team. तो अब इसके ओरिजिन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या इसको करने का इंटेंट क्या था, क्या ये कोई लेजिटिमेट लोग, क्या बोलते हैं, क्या ये कोई ऑफिशियल पीपल कर रहे थे। फॉर एग्जांपल कोई हो सकता है अपने फाइल का पासवर्ड भूल गया हो तो वही क्रैक कर रहा हो, या तो हो सकता है ये कोई अटैकर कर रहा हो, तो इस केस में ऑथराइज नहीं होगा। अगर ऐसा है ऑथराइज नहीं है तो आईआर टीम को यहाँ पे एस्केलेट कर देना चाहिए। आईआर टीम मीन्स इंसिडेंट रिपोर्ट टीम, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, जो कि ऐसे सिक्योरिटी ब्रीच या साइबर अटैक्स के टाइम पे इसको देखते हैं लोग। रिमीडिएट द एक्टिविटी, रोटेट अफेक्टिव कीज एंड पासवर्ड्स एंड इन्फोर्स एमएफए फॉर अकाउंट्स। ओके, तो उसके बाद जो भी उसके एक्टिविटीज़ हैं वो उसको तुरंत के तुरंत उसको बंद कर देना है, यानी अगर कोई ऐसा कोई प्रोसेस वगैरह हो रहा है तो उसको अब क्लोज कर देना है। अगर कोई कीज़ या पासवर्ड है, अगर कोई मान लो कि कोई पासवर्ड क्रैक हो चुका था, किसी फाइल का पासवर्ड क्रैक हो चुका है, तो उसका पासवर्ड चेंज कर दो। अगर यहाँ पे कोई और फाइल्स वगैरह अभी क्रैक नहीं हो रखे थे, उसको भी लाइक कहीं और शिफ्ट कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम अटैकर उसे वहाँ पे देख ना पाए। ऑल्सो MFA सेट कर दो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ताकि अगर तुम्हारे सिस्टम पे कोई दोबारा से आने की ट्राई करे तो उसे मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन पास करना पड़े, सिर्फ वो पासवर्ड के थ्रू ना एंटर हो जाए। क्लोज विथ एजुकेशन एंड करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ टूल्स इनटू अप्रूव्ड सैंडबॉक्सेस। इसका एग्जैक्ट मतलब आई थिंक मैं समझ नहीं पाया, बट इसको एक बार एक काम करते हैं, देखते हैं अगर ये एक्सप्लेन कर पाते हैं तो। मैं इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ देता हूँ, मे बी ChatGPT could explain it. Explain the last statement. This means that after the incident is resolved, the SOC team should ensure lessons are learned and everyone involved is informed about what happened, why it happened, how it was detected and how to prevent similar incidents next time. Okay, तो क्लोज विथ एजुकेशन मतलब कि सबको पता हो कि उसके थ्रू वो जो मैलवेयर था उसने क्या क्या किया है, कैसे किया है, ये सारी चीज़ें, ताकि अगले टाइम हम लोग उसके बारे में और रेडी रह सकें। Correct placement of tools into approved sandboxes. This refers to ensuring the risky or powerful tools are only used in safe, authorized environments such as dedicated lab VMs, isolated sandboxes, company-approved testing environments. ओके, अब वैसे अगर कोई टूल्स वगैरह डिटेक्ट हुए हैं जो सिस्टम पे ये क्रैकिंग करने के लिए यूज़ हुआ था, तो उसको सैंडबॉक्स में रख के वहाँ पे देन उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ताकि अगर उस ज़्यादा कुछ अफेक्ट करता भी है तो वो अपने सिर्फ सैंडबॉक्स पे असर पड़ेगा, अपना सिस्टम अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो ठीक है, अब हमारा फ्लैग आ रहा है, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं अब हम लोग। तो इनक्रिप्टेड PDF का फ्लैग हमारे पास है, ये तो जिप वाले का है, या ओके, चेक, करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव ऑफ, आई थिंक जिप फाइल है ना, हाँ जिप फाइल, चेक, करेक्ट। और इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक साइड क्वेस्ट के लिए भी है, तो साइड क्वेस्ट के लिए मैं अलग से देख लूँगा इसको, अभी के लिए मैं इसे चेक कर दे रहा हूँ। ओके, वीकली मिशन कंप्लीट, रूम कंप्लीट,
कंटिन्यू कंटिन्यू, गो टू वेयर। ठीक है, तो डे 9 का भी टास्क खत्म हो चुका है। अब कल का टास्क है हमारा 100 कलर ट्राइजिंग, तो इसके साथ मिलेंगे अब डे 10 पे। तब तक के लिए कीप हैकिंग, कीप लर्निंग।